मुझे बहुत प्यास लगी है। हे भगवान, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इस नदी से ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती हूँ। तभी वंशिका की नजर नदी पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ इतना सुंदर मटका किसका है? ये तो बहुत अजीब सा लगता है, जैसे जादुई हो, जैसे इससे भाग्य बदला जाएगा। देखूं तो जरा। हाँ, इसे तो मैं महल ले जाऊंगी। राजकुमारी वंशिका ये सोचकर जैसे ही उस मटके को छूती है कि वैसे ही अचानक उस मटके से एक भयानक तांत्रिक बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो डर कर 2 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, ये क्या, इस मटके से कौन निकला है? ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम? अरे वाह, आज मैं बरसों बाद आजाद हुआ हूँ और तूने मुझे कैद से आजाद किया है, इसलिए आज से तू मेरी है और तेरी ये सुंदरता भी मेरी है, तो अब से मेरी हुई। नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक तांत्रिक की कभी नहीं हो सकती। हो सकती नहीं, बल्कि हो चुकी है, और आज से तेरी ये सुंदरता ही नहीं, तेरी नेक रूह भी मेरी है, मेरी। अब मैं तुझे यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा और तुझसे विवाह करूंगा। तांत्रिक चिल्लाकर राजकुमारी वंशिका को अपने कंधे पर उठाकर हंसते हुए वहां से ले जाता है, जबकि वो खुद को छुड़ाने के लिए रोते हुए चिल्लाती है, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचाएगा, तुझे आज मुझसे विवाह करना ही होगा। नहीं, मैं राजकुमार शोभित से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करूंगी। अच्छा, तो तू मुझसे विवाह नहीं करेगी? अभी बताता हूँ तुझे कि कैसे तू मुझसे विवाह नहीं करेगी। तांत्रिक चिकाला गुस्से से ये कहकर राजकुमारी वंशिका को एक काली गुफा में ले जाता है और उसे वहां कैद करके कहता है, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करेगी तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा और ना ही तेरे इस प्रेमी को। तांत्रिक चिकाला के ऐसा कहने पर राजकुमारी वंशिका की नजर सामने जाती है, जहां पर सामने उसके प्रेमी राजकुमार शोभित रस्सियों से बंधे होते हैं। राजकुमार शोभित यहाँ कैसे, ये कैसे हो गया? अगर मैं तेरे इस प्रेमी को जान से मार दूं, तब क्या होगा तेरा? तब तो तू अकेली हो जाएगी। तब किससे विवाह करेगी? क्या इसके मृत शरीर से? नहीं ना। इसलिए अब बोल, क्या अब भी तू मुझसे विवाह नहीं करेगी? बोल। नहीं राजकुमारी, कुछ भी हो जाए, आप इस दुष्ट तांत्रिक से किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करेंगी। मुझे मरना मंजूर है, मगर मैं आपका इसके साथ विवाह होते नहीं देख सकता। नहीं नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए, मैं इस तांत्रिक से विवाह कर लूंगी। हाँ हाँ, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे राजकुमार शोभित को छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करो। राजकुमारी वंशिका को राजकुमार शोभित के लिए प्रेम से रोते देख तांत्रिक चिकाला को गुस्सा आ जाता है। तब वो और गुस्से से कहता है, नहीं, अब मैं तुमसे तभी विवाह करूंगा जब इसकी मौत होगी, क्योंकि तूने इसके लिए ठुकराया है, और कोई मुझे ठुकराए ये मैं कतई पसंद नहीं करता। इसलिए अब सबसे पहले इसकी मौत मेरे हाथों होगी,
क्योंकि मेरे रहते तो इससे प्रेम करे, ये मैं नहीं होने दूंगा। और फिर तांत्रिक चिकाला ये कहकर राजकुमार शोभित की हत्या कर देता है और उनकी मौत पर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगती है। तब उन्हें राजकुमार शोभित के लिए रोते देखकर वो एक बार फिर से कहता है, तेरा प्रेमी तो मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा विवाह तो अब होगा, वो भी मेरे साथ। चल, अब हमारे विवाह का समय आ गया है। तांत्रिक चिकाला राजकुमारी को रोता देखकर विवाह के लिए हवन कुंड में अग्नि जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तब अचानक उसे मंत्र पढ़ने में व्यस्त देख राजकुमारी अपने मन में सोचती है, जो होना था वो हो चुका है। मेरे रोने से राजकुमार शोभित तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं अब किसी भी कीमत पर इस दुष्ट से विवाह नहीं करूंगी। हाँ, मौका अच्छा है, अभी ये मंत्र पढ़ने में व्यस्त है, मैं अभी यहाँ से भाग जाती हूँ। और फिर चुपचाप राजकुमारी वंशिका मौका देखकर उस तांत्रिक की कैद से उस काली गुफा से भाग निकलती है। तब भागते भागते वो किसी तरह एक तालाब के किनारे पहुंचती है। शुक्र है मैं उस जगह से निकल आई, अब मुझे वो दुष्ट तांत्रिक नहीं ढूंढ पाएगा। ये तेरे भूल थे मूर्ख राजकुमारी, कि मैं तुझे ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन देख, मैं खुद तेरे पीछे पीछे चला आया। तुम यहाँ, छोड़ो मुझे। राजकुमारी वंशिका खुद को बचाने के लिए चिल्लाती है, जबकि तांत्रिक चिकाला उनके पीछे आकर उन्हें पकड़ लेता है और फिर हंसते हंसते अचानक गुस्से में आकर कहता है, तुझे क्या लगा था तो इतनी आसानी से मेरे खिलाफ चली जाएगी और मैं तुझे जाने दूंगा? नहीं, अब तुझे इसकी भयानक सजा मिलेगी। नहीं, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, आज तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि कोई मेरे खिलाफ जाए ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं, और जो मेरी न हुई मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और हाँ, क्या तू एक नेक रूह है ना? नेक रूह, लेकिन अब से तू लोगों के लिए नेक रूह नहीं बल्कि एक बद्दुआ बनेगी। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो मेरे साथ। नहीं, अबे तो और भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, याद आया, तू अब लोगों के लिए बद्दुआ बनेगी और अब तेरे हाथों से लोगों की मौत होगी। तांत्रिक चिकाला ये कहते कहते अचानक हंसते हुए राजकुमारी वंशिका को अपनी काली विद्या की ताकत से उस मटके में कैद कर देता है, जबकि राजकुमारी वंशिका उस मटके के अंदर से चिल्लाती रोती रह जाती है। मुझे आजाद करो, इस मटके से बाहर निकालो, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दो, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। करते रहे शौक से सारी जिंदगी वो तेरा इंतजार, लेकिन अब तो कभी किसी को भी कभी नहीं मिलेगी। और फिर तांत्रिक चिकाला ये कहकर उस मटके को उसी तालाब में फेंककर खुद गायब हो जाता है, जबकि उस तालाब के अंदर से अब राजकुमारी वंशिका के रोने, चीखने और सिसकने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। कोई है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सारी रात उस तालाब से राजकुमारी वंशिका के सिसकने की आवाज आती है। जब अगले दिन रामू मछुआरा वहाँ मछली पकड़ने जाता है, ओहो, आज तो बहुत ठंड है और सुबह सुबह इस तालाब के पास आकर तो
और ज्यादा ठंड लगने लगती है। खैर, रोजी रोटी का सवाल है और उसके लिए तो इंसान मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। अब ये मछली पकड़ना ही क्या है। खैर, मैं जल्दी से इस तालाब में जाल डाल देता हूँ। अरे ये क्या, ये तालाब में ये मटका क्यों इतना चमक रहा है? तालाब में जाल डालते समय तालाब में उसे वही चमकता हुआ मटका दिखाई देता है, जिसे देखकर रामू के मन में उस मटके को पाने की हल्की सी लालच आ जाती है। अरे, इस बंद चमकते मटके में आखिर क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि इसमें जरूर खजाना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से इस खजाने से भरा मटका इस तालाब से निकालकर अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। अरे, ये आवाज कैसी है? क्या ये इस मटके से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, भला इस मटके से कैसे आवाज आ सकती है? शायद ये मेरा कोई वहम है। खैर, अब मैं जल्दी से इस मटके को यहाँ से निकाल लेता हूँ, वरना इससे पहले यहाँ कोई आ गया तो वो इसे अपना बना कर ले जाएगा। रामू ये कहकर जैसे ही मटके को हासिल करने के लिए अपना हाथ लगाता है, वैसे ही वो जलकर राख हो जाता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं मारा, इस मटके के जादू ने तुम्हें मारा है। मैं मजबूर हूँ, उस दुष्ट तांत्रिक के दिए श्राप के तहत मुझे माफ करना। दोबारा उस मटके से राजकुमारी वंशिका के रोने सिसकने की आवाजें आने लगती है और फिर दिन इसी तरह से बीतते हैं और जो लालच में उस मटके को हाथ लगाता है वो जलकर राख बन जाते हैं। जब एक दिन एक औरत अपने पति के साथ नदी किनारे आती है, तब शामू, ये देखो, ये मटका यहाँ किसका है? अरे पता नहीं रेखा, हो सकता है किसी का है और वो यहाँ भूल गया है। अच्छा है ना, भूल गया तो भूल गया, ये तो और भी अच्छा है। वैसे मुझे लगता है कि शायद इस मटके में किसी ने अपने गहने रखे हैं, क्योंकि तुम ही देखो, ये बाकियों मटकों से बिल्कुल अलग है और चमक भी रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो गहने हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे ले लेती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे कभी कोई गहना दिलाते हो नहीं, तो मैं इन्हीं को पहन लूंगी। अरे रेखा, जब किस्मत खुद दरवाजे पे खड़ी है तो काहे को इतनी मेहनत करना। जाओ ले लो वो मटका और पहन लो सारे गहने। और फिर शामू के कहने पर रेखा जैसे उस मटके को हासिल करने के लिए उसे छूती है, तभी अचानक वो जलकर राख हो जाती है। तब मटके से आवाज आती है, जिसका मन लालच से भरा होगा वही इस मटके को छूकर राख होगा। लालच बुरी बला है। अरे रेखा, मेरी रेखा को क्या हो गया? अरे अरे यहाँ भूत है, इतनी मेरी रेखा को मार डाला, मेरी रेखा को मार डाला। शामू डर से रोते हुए चिल्लाता है। तब वहाँ गांव के कई लोग आते हैं और उसे चिल्लाते देख परेशानी से पूछते हैं, अरे क्या हुआ सामो, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? यहाँ भूत है, उसने मेरी पत्नी को मार दिया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? भूत कहाँ है यहाँ? अरे इस मटके में। और फिर शामू गांव के सारे लोगों को वहां होने वाली सारी बात बताता है और लालच वाली बात को छुपा लेता है। जबकि उसकी बात सुनकर सारे लोग डर जाते हैं और तभी वो मटका अपने आप उस तालाब में बहते बहते वहां से दूर चला जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। दूसरे गांव में केशव नामी गरीब मछुआरा अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है और मछलियों को बेचकर जो पैसा कमाता है वो सारे पैसे उसके भाई भाभी उससे छीन लेते हैं। तभी एक दिन, अरे ओ करम जले, मुफ्तखोर, अब उठ जा, सूरज आसमान चढ़ने को है और तू अभी तक पलंग तोड़ रहा है। जी भाभी जी, क्या हुआ? अभी तो बस सुबह के 4 बजे हैं, तो आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रही हैं? उठाऊं ना तो तेरी आरती उतारूं? चल उठ और जाके पैसे कमा। इस बार महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन तूने अब तक एक पैसे नहीं दिए हैं। भाभी मैं क्या करूं, मेरी कमाई ही नहीं हो पा रही है। मैं आपको और भैया को कहां से पैसे दूं? कहीं से भी लेकर आ,
खुद को बेच या अपना दिल गुर्दा बेच, मुझे पैसे हर कीमत पर चाहिए तो चाहिए। सुबह सवेरे इस तरह चिल्लाने से केशव का बड़ा भाई वहां आता है और गुस्से से कहता है, अरे क्या हो रहा है? यहाँ सुबह सुबह इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों मचा रखी है? आदमी चैन से सो भी नहीं सकता है। जब तुम्हारे ये निकम्मा भाई पैसा नहीं देगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं रोज इससे पैसे मांगती हूँ और ये रोज मुझे बहाने बनाता है, इसलिए आज तुम इसे सबक सिखाओ। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज इसकी मरम्मत तो अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी ये हमें समय पर पैसे देगा। और फिर मनोज ये कहकर केशव को बुरी तरह पीटने लगता है। केशव खामोशी से उनकी मार खाने के बाद नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। तब उसके नीले चोटीले चेहरे को देखकर वहाँ मौजूद लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे क्या हुआ केशव, आज फिर तेरे भैया भाभी ने तेरा मुंह नीला कर दिया क्या? अरे और नहीं तो क्या, बेचारा जब एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देगा तो इसके साथ क्या ही अच्छा सलूक होगा। वैसे तू ऐसा क्यों करता है? अरे पैसे कमाकर उन्हें दिया कर। देता तो हूँ, जितना कमाता हूँ सब दे देता हूँ। अब इस बार मेरी कमाई नहीं हो रही है तो कहाँ से दूँ? अब तो ये दिन आ गए हैं कि जिस दिन मैं भैया भाभी को पैसे न दूँ तो वो मुझे खाना नहीं देते, और पिछले 2 दिनों से मैं भूखा हूँ। अरे केशव, तेरा तो ये रोज का रोना है, कोई नई बात तो है नहीं। खैर, तू लात खा या मार, हमें क्या, कमाएगा नहीं तो यही होगा। खैर चलो भाइयों, इसका तो रोज का नाटक है। ये सब लोग केशव की गरीबी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि उसके जाने के बाद केशव उदासी से सोचता है, हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और जो कमाता हूँ वो सब पैसे मैं उन्हें दे देता हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन पैसे न मिलने पर वो मेरे साथ ये सलूक करते हैं। अब मैं क्या करूँ? 2 दिन से भूख से मेरा बुरा हाल है और यहाँ मेरी एक कमाई नहीं होती। अरे ये कौन सिसक रहा है? क्या कोई मुझसे दुखी होकर इस तरह सिसकी मारकर रो रहा है? केशव अचानक अपने कान में आती किसी के रोने की आवाज सुनकर इधर उधर देखता है। तब उसे वही मटका दिखाई देता है। अरे ये मटका लगता है, रोने की आवाज इसी में से आ रही है। मगर क्यों रोने की आवाज आ रही है? क्या कोई मुसीबत में है क्या? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इसे पहले इस नदी से निकालता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैं कैसे इस आवाज की मदद कर सकता हूँ। केशव खुद से कहकर जैसे ही उस मटके को हाथ लगाता है उसे कुछ नहीं होता, और फिर इसी तरह वो उस मटके को नदी किनारे लेकर आता है। तभी मटके से एक बार फिर आवाज आती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत धनी बना सकती हूँ। क्या? मुझे और धनवान? हाँ, तुम धनवान बन सकते हो। तो बताओ, तुम अपनी कोई 3 इच्छा जो तुम पूरी करना चाहते हो। मगर तुम चाहो तो अपनी इन 3 इच्छाओं के बदले मुझे आजाद भी कर सकते हो। क्या? धनवान, 3 इच्छा, आजादी? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर ये क्या राज है इस मटके का? बताओ, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मटके के अंदर से आती आवाजों को सुनकर केशव परेशानी से उसे एक के बाद एक सवाल करने लगा था। तब अचानक उस मटके से फिर से आवाज आनी शुरू हो गई। हाँ, मैं एक राज का पहेली हूँ। अच्छा, ठीक है। तो तुम अगर एक राज हो तो फिर तुम मुझे अपना सच बताओ। नहीं, अगर मैंने तुम्हें अपना सच बताया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी, और अगर तुमने मेरे राज को जानने के लिए अभी इस मटके को खोला तो सब खत्म हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं मटके को खोलूंगा नहीं तो मुझे इसका राज पता कैसे चलेगा? वो समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम बताओ, या तो तुम मेरे इस मटके को आज से पूरे 4 दिन बाद खोलना, या फिर आज तुम मुझसे कोई अपनी 3 इच्छा पूरी करवा सकते हो। लेकिन क्या लेकिन? लेकिन ये कि अगर मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूं तो फिर मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगी। वंशिका की ये बात सुनकर केशव अपने मन में सोचता है, क्या करूं मैं? इस मटके से अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवाऊं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी
और भैया भाभी मुझसे खुश भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो मेरी वजह से किसी को आज़ादी मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेरी इच्छाएं किसी के जीवन से बड़ी नहीं हैं। केशव के कुछ ना बोलने पर उस मटके से एक बार फिर आवाज आती है। तो फिर क्या सोचा तुमने? दोनों में से क्या फैसला है तुम्हारा? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आज़ादी को चुनता हूँ। और इसलिए अब तुम मुझसे अपना सच बताओ। ठीक है, तुमने सच्चे दिल से मेरी मदद करने का सोचा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना सारा सच आज बताती हूँ। और फिर उस मटके के अंदर से ही राजकुमारी वंशिका उस तांत्रिक की और अपनी सारी बातें केशव को बताने के बाद कहती है, तुम मुझे इतनी आसानी से आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे हमेशा के लिए आजाद करने के लिए पहले तुम्हें उस तांत्रिक चिकाला को खत्म करना होगा, और तब तक तुम मेरे मटके को मत खोलना। ठीक है, मैं तुम्हें तब तक नहीं खोलूंगा जब तक उस दुष्ट तांत्रिक का मेरे हाथों अंत न हो जाए। और फिर ये कहकर केशव चुपचाप अपने साथ उस चमकते हुए मटके को अपने घर लेकर चला जाता है। इस बात से अनजान कि नदी किनारे किसी काम के लिए आए मनोज ने वहाँ होने वाली सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, इसका मतलब है ये मटका 3 इच्छाएं पूरी करता है। वैसे सच में मेरी माँ ने बहुत ही बेवकूफ बेटा पैदा किया है। खैर, मैं घर जाकर ये सब गंगा को बताता हूँ। और फिर मनोज जल्दी से अपने घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी गंगा को बताता है, जिसे सुनकर वो लालच से कहती है, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था इसकी माँ ने इस बैल बुद्धि को। अरे अपना ना सही, कम से कम हमारा ही भला सोच लेता। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, आज रात उस मटके को चोरी करके उससे अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवाकर अमीर हो जाएंगे। हाँ, हम दोनों आज रात को ही उस मटके को चुराएंगे। और फिर वो दोनों उस मटके को चुराने की योजना बनाने लगते हैं। तब वहाँ केशव आता है और उन दोनों की नजरों से बचाकर उस मटके को छुपा देता है, जबकि वो दोनों चोर नजर से उस मटके को देखकर आपस में मुस्कुराते हैं। और तब रात के समय केशव के सोने के बाद वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, मैं जैसे ही कहूँगा तुम इस मटके को उठा लेना। जी ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं। हाँ गंगा, जाओ जल्दी से उस मटके को उठा लो और ले चलो इसे यहाँ से। मनोज के कहने पर जैसे ही गंगा उस मटके को लालच से हाथ लगाती है, वैसे ही वो जलकर राख हो जाती है। तब मटके से आवाज आती है, 3 इच्छाएं उसकी पूरी होगी जिसके मन में कोई लालच ना हो, और जिसके मन में लालच होगा वो ऐसे ही जलकर राख होगा। ये सुनते ही मनोज डर से सहम जाता है और रोते हुए केशव के पास जाता है। केशव, केशव, उठ, अरे उठ ना रे मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक है ना? अरे नहीं, अरे कुछ भी ठीक नहीं है। वो तेरी भाभी, वो क्या हुआ भाभी को भैया? और फिर मनोज रोते हुए सारी बात केशव को बताते हुए कहता है, हमने लालच में आकर अपनी 3 इच्छाएं पूरी करने का सोचा था, और अब ये सब हो गया। क्यों भैया, आपने ऐसा क्यों किया? अब इसका हल सिर्फ एक ही महान विद्वान बता सकते हैं। चलिए हम अब उनके पास चलते हैं, क्योंकि अब वही हमें कुछ बता सकते हैं। हाँ हाँ, अभी चलो केशव, अभी चलो। और फिर वो दोनों भाई एक महान साधु बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र, कहो किस लिए आए हो यहाँ? साधु बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद पुत्र, बताओ। और फिर साधु बाबा के पूछने पर केशव उन्हें शुरू से आखिर तक सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, तो ये समस्या है पुत्र। जी साधु बाबा, अब आप ही हमें कोई रास्ता बताइए।
जिससे हम राजकुमारी वंशिका को आजाद कर सकें। साधु बाबा केशव की ये बात सुनकर एक पोटली में मोती देते हुए कहते हैं, इस मोती को तू जहाँ जहाँ छीटेगा तुझे तुरंत उस तांत्रिक के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ मौजूद है। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है पुत्र, क्योंकि वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं बल्कि मायावी तांत्रिक बन चुका है और इसके पास काली शक्तियों का एक विशाल सागर है। तो फिर साधु बाबा, हम उस खतरनाक तांत्रिक से कैसे मुकाबला कर सकते हैं और कैसे उस तांत्रिक का अंत होगा? पुत्र, तुम्हें उसे मारने के लिए अपनी हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना होगा और वहां जाकर उस पर इस हवन कुंड की खाक को डालकर उसका अंत करना होगा। ये लो, इसे संभाल कर रखना, ये समय आने पर तुम्हारे काम आएगा। साधु बाबा केशव को एक खास किस्म की खाक देकर दोबारा से अपनी तपस्या में विलीन हो जाते हैं, जबकि केशव मनोज के साथ उस खाक को अपने साथ रखते हुए खुद से कहता है, अब मैं खुद उस तांत्रिक का खात्मा करूंगा। बहुत परेशान किया है तूने राजकुमारी वंशिका को, लेकिन बस और नहीं, मैं तुझे आज खत्म जरूर करूंगा। केशव, एक बार और सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूँ और अपने इकलौते छोटे भाई को नहीं खोना चाहता। क्या? इकलौता भाई? पहले तो आपको याद नहीं था कि आपका कोई छोटा भाई भी है। खैर, आज मुझे किसी की मदद करने का मौका मिला है, तो आप मुझे नहीं रोक सकते। और फिर केशव ये कहकर साधु बाबा की दी हुई मोती उसी जगह पर छींट देता है, जिससे उस तांत्रिक का दृश्य जमीन पर दिखाई देता है, जो एक काले जंगल में बैठा अपनी तपस्या कर रहा होता है। अच्छा, तो तू यहाँ छुपा बैठा है? ठीक है, अब बहुत हुआ। अब तेरा समय खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ तेरे पास। और फिर केशव ये कहकर उस काले जंगल में जाता है, जहाँ वो तांत्रिक चिकाला अपनी तंत्र विद्या में विलीन होता है। ओम भीम सिम स्वाहा, ओम भीम सिम स्वाहा। हे काली शक्ति, मुझे और काली शक्ति चाहिए। अच्छा, तो तुझे और शक्ति चाहिए दुष्ट तांत्रिक? दुष्ट मानव, ये तूने क्या किया? तूने मेरी तंत्र विद्या में बाधा डाली। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कौन है और तूने राजकुमारी वंशिका के साथ क्या किया था, और उसी का बदला मैं तुझसे लेने आया हूँ। ओए, अच्छा है, तो उस वंशिका का चमचा है और मेरा अंत करने आया है। वाह 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 वाह, वैसे तू यहाँ आ ही गया है तो तेरी वंशिका ने तुझे ये भी बताया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। हाँ, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तू मुझे खत्म करेगा? हाँ, अभी बताता हूँ मैं तुझे, क्योंकि मुझे कोई खत्म करे अभी तक वो संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। तांत्रिक चिकाला ये कहकर जैसे ही गुस्से से केशव पर अपनी काली विद्या के जादू से वार करता है कि अचानक केशव अपने हाथ में पकड़ी हुई साधु बाबा की दी हुई खाक को उस पर और उसके चारों ओर डाल देता है, जिससे वो तुरंत जलकर भस्म हो जाता है। आखिरकार मैंने इस दुष्ट तांत्रिक का खात्मा अपने हाथों से कर ही दिया। अब राजकुमारी वंशिका को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, मैं आज बहुत खुश और सुकून में हूँ कि मेरी वजह से आज किसी का जीवन बच गया। अब मैं जल्दी से घर जाकर राजकुमारी वंशिका को अपने हाथों से हमेशा के लिए आजाद करूंगा, ताकि वो भी खुलकर आजादी से अपना जीवन जी सके। और फिर केशव खुशी खुशी जल्दी से अपने घर जाता है और राजकुमारी वंशिका को आजाद करने के लिए उस मटके को खोलता है।
तभी उस मटके के खुलते ही राजकुमारी वंशिका तुरंत आजाद हो जाती है और खुशी से उससे कहती है, केशव, मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है, क्योंकि तुमने मुझ पर ये एहसान किया है जिसका बदला मैं अपने पूरे जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। इसलिए आज तुम ना होते तो शायद मैं कभी आजाद ना हो पाती। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नहीं राजकुमारी वंशिका, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, और अगर आपकी जगह कोई भी होता तो भी मैं उसके लिए यही सब करता जो मैंने आपके लिए किया। काश जिस तरह तुमने मेरी मदद की उसी तरह मैं भी अपने प्रेमी राजकुमार शोभित की मदद करके उसकी जान बचा सकती, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाई और मुझे इस बात का दुख जीवन भर रहेगा। राजकुमारी वंशिका के दुखी होकर ऐसा कहने पर केशव को कुछ होता है। तब वो राजकुमारी वंशिका से कहता है, राजकुमारी वंशिका, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ? हाँ केशव, भला तुम्हें मुझसे कुछ कहने या पूछने के लिए क्या इजाजत की जरूरत है? बोलो क्या चाहते हो? वो असल में राजकुमारी वंशिका, मैं राजकुमार तो नहीं बल्कि एक गरीब मछुआरा हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले दिन से, जब से मैंने आपको देखा भी नहीं, तब से मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ और अब मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? केशव के इस सवाल पर राजकुमारी वंशिका दंग रह जाती है और फिर कुछ देर बाद कहती है, नहीं केशव, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी, क्योंकि अब मेरे जीवन में मेरा कोई मकसद नहीं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? भला इस संसार में कौन अपना मकसद लेकर आता है? सबको यही अपना मकसद पता चलता है। लेकिन मैं राजकुमार शोभित से प्रेम करती थी, तो तुमसे मैं कैसे कर सकूंगी? आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको राजकुमार शोभित से भी ज्यादा प्रेम करूंगा, और इतना करूंगा कि आप उन्हें भूल जाएंगी। राजकुमारी वंशिका केशव के इस तरह कहने पर कुछ सोचती है और फिर एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है केशव, अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे आजादी दिलाई है और बिना लालच के मेरी मदद की है, और तुम यकीनन बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो, और तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह सच्चा है। हाँ, लेकिन मैं तुमसे प्रेम तो नहीं करती, मगर तुमसे अब विवाह जरूर करूंगी, क्योंकि अब तुम्हारी बात सुनने से मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद राजकुमार शोभित मेरा कल थी और तुम मेरा आज हो, और नियति को यही मंजूर था। तभी राजकुमार शोभित मेरे जीवन से हमेशा के लिए चले गए। राजकुमारी वंशिका, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा आपके साए की तरह आपके साथ रहूंगा। केशव की ये बात सुनकर राजकुमारी वंशिका खिलखिलाकर हंसती है, जबकि कुछ ही समय में उनका विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और जब राजकुमारी वंशिका अपने राज्य जाती है तो उनके माता पिता केशव से खुश होकर उन्हें राजा घोषित कर देते हैं, जिस कारण गरीब केशव मछुआरे की तकदीर बदल जाती है।